वीडियो हमारी आ चुकी है, इसमें हमने भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट करा दिया है। तो आज भाग 3 स्टार्ट कर रहे हैं इसी वजह से। तो भाग 3 में पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का प्रावधान है राज्य की परिभाषा। जो आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में कौन कौन से संस्थान और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये हमारा भाग मतलब अनुच्छेद 12 बता रहा है कि कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। तो इसमें देखो, पहली संस्था है लोकसभा। लोकसभा। दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा और विधान परिषद, यानी चौथी संस्था है विधान परिषद। तो राज्य की परिभाषा में क्या क्या सम्मिलित होता है, यानी लोकसभा आती है हमारी, राज्यसभा आती है, विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है। और जो स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन में हमारे देखो ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। वो लोकल बॉडी की तीनों संस्थाएं आती हैं, यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। और राज्य के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद, केंद्र के स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा। ये हमारे आते हैं राज्य की परिभाषा में। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, उसमें से हैं जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और बीसीसीआई, ये हमारी राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, उन्हें राज्य की परिभाषा से अलग रखा गया है। तो आर्टिकल 12 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में क्या क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं वो राज्य की परिभाषा में आते हैं। वो लोकसभा है, केंद्र के स्तर पर राज्यसभा है, और राज्य के स्तर पर यानी प्रांत के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद, और लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन के आधार पे यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, ये हमारे राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब ये आर्टिकल 3 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13 में दिया गया है मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यानी आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण यानी इन्हें छोटा करेंगी, कम करेंगी या इनसे असंगत होंगी, वो विधियां शून्य कर दी जाएंगी, उसी मात्रा तक शून्य कर दी जाएंगी, ये आर्टिकल 13 कहता है। इसमें भाग 1 है, यानी कि जो पार्ट इसका 1 है, इसमें कहता है संविधान के पूर्व से बनाई गई विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक असंगत होंगी। स्पष्ट भाषा लिखी है हमने, संविधान की भाषा नहीं डाली है, अपनी भाषा में लिखा है जो आम लोगों को समझ आ जाए। इसमें कहा गया जो संविधान के पूर्व बनाई गई विधियां, यानी जो संविधान से पहले अंग्रेजों ने जो विधियां बनाई थी, वो विधियां अभी भी प्रचलन में है। और वो अगर जो संविधान के मौलिक अधिकार से असंगत पाई गई तो उस मात्रा तक शून्य कर दी जाएंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकार को का हनन करती हैं। मौलिक अधिकार का हनन करती है, उस मात्रा तक शून्य कर दी जाएंगी जो विधियां संविधान से पहले बनी थी। और दूसरे प्रावधान में क्या कहा गया है, यानी राज्य 26 जनवरी 1950 के बाद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो अधिकारों को छीनती या शून्य करती हो, वरना उस विधि को उल्लंघन की मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा। यानी पहले में संविधान बनने से पूर्व की विधियां जो असंगत करेंगी उन्हें शून्य किया जाएगा। और दूसरे में कहा गया है कि जब संविधान हमारा लागू हो गया उसके बाद कोई ऐसी विधि ना बनाई जाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। अगर जो विधि बना दी गई तो उस मात्रा तक उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी। ये कहता है क्लॉज 2। और क्लॉज 3 आर्टिकल 13 का ही क्या कहता है, यानी कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये विधि की परिभाषा में आएंगी। विधियां क्या होंगी ये बताता है सब क्लॉज 3। तो विधि के अंतर्गत अध्यादेश, जो अध्यादेश हमारे राष्ट्रपति जी लाते हैं जब दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो और कानून की तत्काल आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश लाते हैं। वो अध्यादेश कानून की तरह काम करता है, वो 6 महीने की उसकी वो होती है समय सीमा, तो वो कानून की तरह ही काम करता है। तो अध्यादेश भी विधि है, आदेश भी विधि है, और नियम, विनियम और अधिसूचना ये सब विधि है। ये विधि
के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये सब क्लॉज 3 बताता है। ठीक है। जो आर्टिकल 13 के अंदर सब क्लॉज 4 है, वो कहता है कोई विधि संविधान से पूर्व बनी और संविधान लागू होने पर समाप्त नहीं की गई तो आज प्रचलन में होगी। यानी कि जो भी विधि है वो संविधान से पूर्व बनी और संविधान बनने लागू होने के बाद उसे समाप्त नहीं किया गया और वो आज प्रचलन में है तो उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार अब उसे भी समाप्त कर रही है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता कानून 1960 का अंग्रेजों ने बनाया था। जब हमारा देश गुलाम था तो हम लोगों ने नहीं, अंग्रेजों ने बनाया था। यानी आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता तो अंग्रेजों ने बनाई थी, तो वो आज भी प्रचलन में थी। लेकिन अब आके सरकार ने 2024 में इस कानून को भी प्रतिस्थापित कर दिया है। 1860 वाला कानून जो दंड संहिता था, इसका नाम रख दिया गया भारतीय न्याय संहिता। तो सरकार ने इसे भी बदल दिया है। तो ये आर्टिकल 13 के तहत आएंगे। अब सब क्लॉज देख लीजिए, 12 और 13 दोनों हो गए। फिर हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे, तब देखेंगे। आइए अब हम लोग 14 की तरफ चलते हैं, तो वो है समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 14। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। इनमें 4 आर्टिकल हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष जो भी विधि है यानी कानून है उसके समक्ष सब लोग समान होंगे, या आर्टिकल 14 कहता है। चाहे कोई कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, कानून की नजरों में सब समान होंगे, ये आर्टिकल हमारा 14 कहता है। यानी लोग कहते हैं कि वो तो बड़े आदमी है, बड़े हों या छोटे हों सबको समान अधिकार दिया गया है। कानून की नजरों में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब समान है। विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। ये हमारा विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण वो हमने जापान के संविधान से एक्वायर किया है। तो विधि के समक्ष समानता ये यानी कानून की नजरों में सब लोग समान होंगे, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। जैसे कि वोट डालने का राइट हमको भी उतना ही है जितना अंबानी जी को, यानी एक वोट हमारा भी पड़ेगा एक वोट उनका भी पड़ेगा। हमारे वोट की वैल्यू जितनी है उतनी ही उनके वोट की वैल्यू है। और वो भी केस अगर जाएगा तो वो अदालत में जाएंगे, उन पे भी एफआईआर होगी तो हम पे भी होगी, और न्यायपालिका भेद नहीं करेगी, कानून के समक्ष एकदम इक्वली ट्रीटमेंट देगी, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध, यानी इन जो कंडीशन दी गई है, ये आधार दिए गए, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे किसी को धर्म के आधार पर कुछ नहीं कह सकते, या किसी को लिंग के आधार पर नहीं कह सकते। जैसे कि आप हम लोग कह देते कि ये लड़की हैं तो लड़कियों को उस हिसाब से कह देते हैं कि इनमें तो दिमाग ही नहीं होता है। तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर थर्ड लिंग वाले होते हैं, उनका लोग गांव में या फिर कहीं उस हे दृष्टि से देखते हैं या फिर मजाक बनाते हैं, वो भी लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, वो नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 15 कहता है फंडामेंटल राइट है, वो कोर्ट में भी जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा। इसके अकॉर्डिंग वंश के आधार पर नहीं कर सकते कि किसी का वंश ऊंचा है किसी का वंश नीचा है, इस आधार पर नहीं कर सकते। जाति के आधार पर नहीं कर सकते, जो आज हमारे देश में बहुत प्रखर रूप से जो फैल रही है ना, वो एक जाति है। जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 कहता है कि हम हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। अगर जो यहाँ लोग करते हैं तो कोई कोर्ट चला जाए तो इसके आधार पे आपको आपके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। जाति के आधार पर आप भेदभाव करेंगे तो। और जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते कि हम फला जगह जन्म लिया है तो हम विशेष हो गए, और आपने दूसरी जगह जन्म लिया है तो आप निम्न हो गए। ऐसा भी भेदभाव कोई नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 कहता नहीं ना धर्म के आधार पर कि हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, हम हिंदू हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो धर्म, लिंग, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध यानी भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया होगा, समझ आ गया। किसी के लिए धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश, जन्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कदापि नहीं करना। अगर करते हो तो अब मत करना, क्योंकि इसके आधार पर कोई पढ़ा लिखा हुआ तो आपको सजा दिलवा सकता है। अब 15(2) क्या कहता है? सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव से रोक, यानी कि राज्य ये प्रावधान करता है कि किसी के साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि जैसे हम लोग तालाब पे जाते हैं या पार्क में बैठते हैं या कुआं पे जाते हैं, तो वहां आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता कि आप निम्न कोटि के, हमसे दूर रहिए, या यहाँ मत बैठिए, यहाँ ऊंचे लोगों की जगह है, नीचे नहीं बैठते हैं, या इस तालाब से पानी मत भरिए, आप भरेंगे तो गंदा हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो ऐसा भेदभाव कोई नहीं कर सकता किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ। ना व्यक्ति कर सकता है और ना राज्य की कोई संस्था कर सकती है। ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कहता है। अब 3 क्या कहता है? राज्य चाहे तो बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। हाँ, राज्य चाहे तो बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, क्योंकि इन लोगों को बहुत दबाया गया है। इन लोगों का विकास जिस ठीक तरीके से होना चाहिए उस ठीक तरीके से विकास हुआ नहीं है। अभी ये लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए, इसलिए राज्य चाहे तो बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये 15(3) कहता है। जैसे कि कुछ छूट दे दे, स्त्रियों को छूट दे देते हैं, बच्चों को छूट दे देते हैं, तो वो छूट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के तहत ही होगी और वो लीगल छूट होती है। आर्टिकल 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ये मामला आरक्षण का है। यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष उपबंध करता है राज्य। ये सीधा सीधा मामला आरक्षण का है, यानी आरक्षण जो भी है तो राज्य आरक्षण दे सकता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। तो आरक्षण को लेके तो बहुत विवाद चलता रहता है। किसी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ठीक है, किसी का बना हुआ है कि नहीं है, ठीक नहीं है। अब तथाकथित जिसकी जैसी सोच उस हिसाब से लोग बोलते हैं और ये बड़ा प्रज्वलित मुद्दा रहता है। इसमें कुछ बोलना ना बोलना बड़ा विवाद हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। सरकार को जैसा भी लगता है वैसा सरकार उचित करती है। हम कौन होते हैं कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए या फिर दिया ही जाना चाहिए? हम कुछ नहीं, हम डिसाइड नहीं थोड़ा करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी। सरकार को लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए तो वो कर रही है। उसे लग जाएगा कि ठीक है ये लोग मुख्य धारा में आ गए, उस दिन प्रावधान बंद कर दिया जाएगा। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। तो तथाकथित बड़ी जाति के लोग हैं, उनको लगता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो ये चीज वो एकदम कह देते हैं कि खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उनके ग्राउंड पे जाके नहीं सोचते। जितनी आपकी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं आप उनको देके देख लीजिए और आरक्षण आरक्षण खत्म कर दीजिए। और मेरा तो कहना मानना ये है, अपनी जाति का स्टेटस उनको दे दीजिए, उनकी जाति का स्टेटस आप ले लीजिए और फिर आरक्षण खत्म कर दीजिए। तभी तो हो सकता है। तो वो करेंगे नहीं आप। तथाकथित अब रहेंगे सबड़, तथाकथित सबड़ रहेंगे, लेकिन आप कहेंगे आरक्षण गलत है, उसे खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई, वो लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ही सरकार प्रावधान करती है। इसमें कोई अन्यथा लेने वाली बात नहीं है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा, दो बच्चे हैं, एक दुबला पतला है, एक हष्ट पुष्ट है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखिए, और जो ठीक है तो उसका 2 गिलास दूध है तो उसे आप जो हष्ट पुष्ट है उसका थोड़ा आधा गिलास दूध इसकी तरफ बढ़ा देंगे, उसे आधा गिलास कम देंगे, इसे आधा गिलास ज्यादा देंगे, और जब ये ठीक हो जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा, तब दोनों को इक्वली एक एक गिलास बांटने लगेंगे। तो ऐसा तो हम अपने परिवारों में भी करते हैं, तो सरकार करती है, तो इसमें अन्यथा लेने की क्या बात है? तो ये आरक्षण का प्रावधान है सामाजिक रूप और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और आर्टिकल 15 उच्च शिक्षा में प्रावधान, इन्हीं लोगों के लिए उच्च शिक्षा में कुछ प्रावधान किया गया है। जैसे कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं SC ST के लिए, कि उच्च शिक्षा में ये लोग, जैसे PhD है, MPhil है,
नेट जेआरएफ है, वो चीजें करना चाहें तो इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, वो आरक्षण के बेस पे भर ली जाती हैं। वो आर्टिकल 15 का क्लोज 5 कहता है। और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाता है, वो आर्टिकल 15 का 4 है। अब आर्टिकल 15 का 6 जो हम बात कर रहे थे, वो वही मामला यहाँ पर भी आ गया है। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण दे दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन हैं सबल। सबल लोगों को यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको जो जनरल में आते हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े होने के नाते। इस आरक्षण पर बहुत विवाद हुआ था, इसलिए हम इतना बोले उस सब क्लोज 4 पे, वरना इतना बोलने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं था। यानी कि जब पहले आरक्षण पे एक जो आयोग बना था वो काका कालेलकर आयोग था, उसे कहते हैं कालेलकर। कालेलकर यानी काका कालेलकर, वो 1953 में बना था। कालेलकर ने रिपोर्ट दी, फिर बना 1979 में मंडल आयोग। मंडल आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी 1980 में। तो मंडल आयोग ने ओबीसी को यानी ओबीसी को 20% आरक्षण दे दिया। अब इसी मामले पे मामला डिस्प्यूट हो गया। जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया तो राजनीति गर्म आ गई। यानी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट 80 में आई और ये आरक्षण दिया गया 1990 और 91 के दशक में। तो बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। तो फिर मामला बहुत गर्मा गया। जब गर्मा गया तो फिर जो नरसिम्हा राव की सरकार आई, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत ये 10% वाला जो अभी दिया गया है वो 90-91 में दे दिया गया नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जब 10% इसे मिल गया ईडब्ल्यूएस वाला और 27% ओबीसी को दिया गया था बीपी सिंह ने, नरसिम्हा राव ने 10% दे दिया, तो ये लिमिट आरक्षण की 50% तक क्रॉस कर गई। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग जब 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था, इंदिरा साहनी इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में। तो उसी में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की 50% की लिमिट को क्रॉस न कीजिए, इसीलिए फिर वो जो 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस को वो अवैध घोषित कर दिया, वो समाप्त कर दिया गया था। एक समिति बनाई थी, वो समिति के अकॉर्डिंग वो समाप्त कर दिया, क्योंकि ये 10 लिखा था कि ये आरक्षण की जो लिमिट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% ज्यादा नहीं होने, वो 50% ज्यादा हो गया था। इसलिए इंदिरा साहनी केस में 1992 में आरक्षण 10% समाप्त कर दिया और ओबीसी का तो बरकरार रहा था। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आरक्षण का बड़ा मुद्दा ऐसा है कि किसी के सामने कहो तो अपने अपने तर्क लोग देते हैं। इसलिए आपको हमने पृष्ठभूमि बताई कि पहले काका कालेलकर, तो कालेलकर आयोग बना था। कालेलकर ने 1953 में अपनी रिपोर्ट दी तो आरक्षण के मामले पर। फिर मंडल आयोग ने दी, मंडल आयोग की रिपोर्ट भी जो उन्होंने लागू कर दी थी पीपी सिंह ने, ओबीसी को दे दिया। फिर नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा राव ने 10% दे दिया तो 50% की लिमिट क्रॉस कर गई, तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे बंद किया और फिर आके 10% आरक्षण फिर दे दिया ये ईडब्ल्यूएस को। वही वाला 1992 का केस जो गरमाया था उसके अकॉर्डिंग ये 15/6 में आर्थिक रूप से 10% दे दिया सबल लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत। कहा था कि ये जाति में ही तो सबल है लेकिन पैसे में कोई भी गरीब हो सकता है। ये ठीक है बात, ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है कि आर्थिक रूप से कोई भी पिछड़ा हो सकता है। जाति के मामले से क्या लेन देन है, वो तो उसमें आर्थिक चीजें बिगड़ जाती हैं। आप सबड़ जाति के होके भी हमने बहुत लोग गरीब देखे हैं, तो इसलिए दिया। फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अब की बैलेट सरकार का पॉइंट ये था कि हमने उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक और जातिगत रूप से नहीं दिया है, हमने आर्थिक रूप से पिछड़े रूप से दिया है। इसलिए आपके 50% की लिमिट तो बरकरार है, लेकिन ये 10% हमने आर्थिक रूप से पिछड़े
रूप से दिया है, ना कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। तो इसलिए अभी ये बरकरार है। और ये जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये इसमें 103वां संविधान संशोधन करके उसे 2019 में दिया गया है। तो ये है 2019 में दिया गया है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो आप 15 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत पेचीदा टॉपिक रहता है आरक्षण का, इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। अब इसमें कौन आपको कंफ्यूजन शायद ही रहा होगा। तो अब आइए, अब 16 की तरफ हम लोग रुख करते हैं। 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता का अधिकार। यानी अवसर की समानता का अधिकार, जो सरकारी नौकरियों में हम सभी लोगों को कहा कि समान अवसर देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान अवसर देंगे, जिसमें जितनी क्षमता है वो आए दिखाए और सरकारी नौकरी में अच्छा परफॉर्म करके सरकारी नौकरी ले ले। ये आर्टिकल 16 कहता है, यानी नौकरियों का प्रावधान है इसमें, समान अवसर की समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 16 का 2 कहता है लोक नियोजन में समानता। यानी जो वहां ऑफिस में आप लोग वर्क करेंगे, तो वहां भी लोक नियोजन जो ऑफिस होगा उसमें भी समानता सबके साथ बरती जाएगी, ना कि आप नीचे हो हम ऊंचे हैं, इसलिए ये भी भेदभाव खत्म। आर्टिकल 16 2 के तहत लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरियों में समान प्रतिस्पर्धा। आर्टिकल 16 यानी अवसर की समानता का अधिकार, सबको समान अवसर है, एग्जाम में बैठिए, क्वालिफाई कीजिए, जॉब लीजिए। और वहां फिर ऑफिस में भी भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 16 का 3 कहता है राज्य अपवाद कर सकता है निवास के आधार पर। यानी कि राज्य जो है ना, अपवाद कर सकता है निवास के आधार पर, कि किसी को कोई जैसे नक्सल एरिया में रहता है या किसी का पिछड़ा क्षेत्र है, वहां शिक्षा का विकास उस हिसाब से हो नहीं पाया है और वो वहां रहता है, तो राज्य चाहे तो राज्य उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है सरकारी नौकरी के के लिए, निवास के आधार पर। कुछ लोग दूर दराज में रहते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं है, यानी विद्युत की पहुंच नहीं है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, या मोबाइल और जो ये डिजिटली जो हुआ है जितना, वहां वो लोग जानते ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। तो सकारात्मक भेदभाव, नकारात्मक भेदभाव नहीं है, क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में लाना भाई कॉन्सेप्ट, यानी कि जब तक मुख्य धारा में वो आ जाएंगे फिर भेदभाव करना खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तीन है। आर्टिकल 4 मतलब 16 का 4 कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सकता है सरकारी नौकरी में। जैसे सरकारी नौकरी में जाते हैं लोग, तो राज्य को लगता है कि पिछड़े वर्ग के लोग कम आ पाते हैं, वो कम चीजें सुविधाएं मिलती हैं, कम क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम, तो उस आधार पर राज्य सरकार जो है या केंद्र सरकार जो भी है, उसमें पिछड़े वर्गों को कुछ विशेष छूट दे सकती है। ये भी आरक्षण का सरकारी नौकरी का तरीका है। वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को लोगों के लिए दिया जाता है, ये सरकारी नौकरी में दिया जा रहा है। अंतर समझिए, सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, तो ये उस हिसाब से आरक्षण है सरकारी नौकरी में। और नौकरी में प्रमोशन के लिए थोड़ा उनको प्रमोशन थोड़ा फास्ट होगा, इस आधार पे है। आर्टिकल 4 का 4 मतलब 16 का 4। 16 का 5 राज्य मंदिर में नियुक्ति के लिए अलग प्रावधान कर सकता है। ये 16(5) है। इस पर विवाद थोड़ा गर्मा जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि राज्य मंदिर में किसे नियुक्त करेगा किसे नहीं करेगा वो राज्य डिसाइड करेगा। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि मंदिर में पुजारी बनने के लिए हम एग्जाम कराने लगे। अरे एग्जाम कराने लगोगे तो कोई हिंदू मंदिर है या फिर कोई मस्जिद है, उसमें एग्जाम कराओगे, हमने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, हम तथाकथित हिंदू हैं, तो हम मुसलमानों के बारे में कुछ जानते नहीं है, और हमने मस्जिद वाला एग्जाम क्वालिफाई करके हम आगे मौलवी कैसे बन सकते हैं? अरे मौलवी बन जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मौलवी ना बन सकती ना, उनके बारे में जानते ही नहीं है कुछ। तो ये कहा गया है कि राज्य मंदिर नियुक्ति के लिए अलग प्रावधान कर सकता है, यानी मस्जिद में कैसे नियुक्त होंगे
वो अलग प्रावधान से, और मंदिर में कौन लोग नियुक्त होंगे वो अलग प्रावधान से। ये आर्टिकल 16 का 5 कहता है, यही प्रावधान है। यानी कि हम मंदिर में किसे नियुक्त करेंगे वो राज्य डिसाइड करेगा, मस्जिद में किसी मौलवी को नियुक्त करेंगे वो राज्य डिसाइड करेगा। इसके लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा होगी तो विवाद बढ़ जाएंगे। यानी कि कोई सेलेक्ट होगा, उसकी रीति रिवाज के बारे में कुछ जानता नहीं होगा, और एग्जाम निकाल के सेलेक्ट हो जाएगा, तो फिर बाद को विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए राज्य ने स्पष्ट रूप से लिख दिया 16(5) में कि हम मंदिर में नियुक्ति के लिए अलग प्रावधान रखेंगे, हम चाहेंगे उस हिसाब से उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। 16(6) यानी 16(6) क्या कहता है, ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण, वही वाला है। 15(6) जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया था, वही अब सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए, ये अभी हमने ऊपर लिख के बताया था, 103वां संविधान संशोधन 2019 से लागू हुआ है। तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरी में है, ये आर्टिकल 16 के तहत है। ठीक है, तो आपको 16 भी समझ आ गया होगा। 16 के सब क्लॉज 6 हैं, 16 के 6 क्लॉज हैं, तो छठे क्लॉज में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान है, और ये 16 हो गया। बाद हम लोग आ गए अब 17 पे। 17 में क्या कहा गया है कि यहाँ पर शब्द यूज करना चाहिए था अस्पृश्यता पर प्रतिषेध, अस्पृश्यता का प्रतिषेध। लेकिन अस्पृश्यता लोग समझ नहीं पाते क्या कहना चाह रहा है, इसलिए हमने इसको छुआछूत कर दिया। वो ब्रैकेट में छुआछूत ही लिखा होता था, छुआछूत पर रोक, यानी आप अनटचेबिलिटी, आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 और मौलिक अधिकार है कि आप लोग कह देते हैं, जैसे गांव में हमने सुना है लोगों को कि आप दूर रहिए, हमें मत छू लियो, आप मतलब हम नीचे हो जाएंगे, आप ऊंचे हो जाएंगे। इस तरह से आप छुआछूत का कोई वो नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर पढ़ा लिखा हुआ तो लपेट देगा आपको। इसलिए छुआछूत पर रोक है सीधी सीधी आर्टिकल 17 के तहत। छुआछूत नहीं कर सकते आप, क्या हमें छूना मत, या हमसे दूर बैठो, हमारे यहाँ मत आओ, आप आते हो तो लोग उस हिसाब से, तो आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 है, स्पष्ट रूप से कहा गया है, और इसमें जो भाषा यूज की गई वो अस्पृश्यता है, यानी अस्पृश्यता का प्रतिषेध। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है, पहले उपाधि दी जाया करती थी अंग्रेज सरकार में, राय साहब, राय बहादुर, फला सिंह, ऐसी ऐसी उपाधि दी जाती थी। तो महाराज धीराज, परम भट्टारक, ऐसी लोग उपाधियां ले लेते थे ना, इतिहास में भी पढ़ा होगा, परम भागवत, विक्रमादित्य। तो वो उपाधियां भारत सरकार ने खत्म कर दी। कोई भी व्यक्ति ऐसी उपाधि नहीं रख सकता, यानी कि उपाधियों से लगता था कि वो ऊंचे हैं हम नीचे हैं, यानी वो उपाधि लिए हुए हैं हम नीचे हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने सीधा सीधा कह दिया किसी को अब उपाधि रखने की कोई जरूरत नहीं, सारी की सारी उपाधि समाप्त कर दी गई है, कोई उपाधि नहीं रख सकता। लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि उपाधियों को छोड़कर, यानी 2 उपाधि छोड़ दी गई हैं, बाद बाकी सारी उपाधि खत्म कर दी गई हैं। अब 2 उपाधि कौन सी छोड़ दी गई हैं, उसमें से एक उपाधि है शिक्षा, और दूसरी है सेना। शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़ दी गई है, और बाद बाकी उपाधि खत्म कर दी गई। अब शिक्षा सेना की कैसे, कि जैसे हम शिक्षित होके पीएचडी, यानी पीएचडी, हम पीएचडी की उपाधि ले सकते हैं अगर हम पढ़े लिख के शिक्षित होके, जैसे हमने नेट जेआरएफ निकाल के हम पीएचडी अपने नाम, जब हमने पीएचडी की डिग्री ले ली तो हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये उपाधि अभी बरकरार है। और दूसरी सेना में जैसे लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कर्नल है, कमांडो है, कैप्टन है, ये उपाधियां सेना की बनी हुई हैं और शिक्षा की बनी हुई हैं। बाद बाकी सारी उपाधियां खत्म कर दी गई हैं। तीसरी उपाधि बोलते हैं, लेकिन वो उपाधि नहीं है। जैसे किसी को हमने कहा जाता है कि किसी को वो मिल जाए, जैसे पद्म पुरस्कार मिल जाए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, ये प्रावधान होते हैं, मतलब दिए जाते हैं पुरस्कार, वो ले ले,
तो वो भी के तहत ही आते हैं, तो वो अपने नाम के आगे नहीं लगाते हैं कोई लोग। तो ये विशेषकर दो को छोड़ दिया है, यानी शिक्षा और सेना। सेना में लेफ्टिनेंट, कर्नल, कमांडो ये उपाधि के तहत आती हैं। मेजर साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और शिक्षा में हम पीएचडी कर लेते तो हम डॉक्टर साहब लगा लेते थे। जैसे आपने लोगों के नाम के आगे लगा नहीं देखा होगा, जैसे डॉक्टर विकास देवकीर्ति, डॉक्टर कुमार विश्वास। तो ये कौन है? डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, बस ये इन्होंने पीएचडी कर ली इसलिए डॉक्टर लगा हुआ है। तो ये इसी आर्टिकल 18 के तहत इनको छूट मिली हुई है शिक्षा और सेना में, इसलिए ये डॉक्टर लगाते हैं, वरना इनकी भी डॉक्टर नहीं होता डॉक्टर लगने का। तो ये आर्टिकल 18 है। अब आइए आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है ये भी देख लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। अब इसमें इतना प्रावधान है कि सारी चीजें, जो भी चीजें हैं संविधान की, कहीं भी सेट नहीं होती हैं, वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में सेट हो जाती हैं। कहीं भी ना हो, 21 और 19 आपका इंतजार कर रहे हैं, सेट कर दीजिए। जैसे जानने का अधिकार, जानना, किसी से कुछ चीज जानना, ये आर्टिकल 19 में ही है। जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। जो आरटीआई आई है, वो आरटीआई का एक्ट आया 2005 में, वो आरटीआई लाके और 19 के प्रावधान के तहत हमें फंडामेंटल राइट बना दिया है। और आरटीआई का जवाब कोई नहीं देता तो आर्टिकल 19 का हनन हो जाता है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जो मीडिया है वो भी आर्टिकल 19 के तहत ही आती है। किसी चीज को जानने का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता, और आरटीआई वाला हमने बता ही दिया, सूचना का अधिकार, जितनी भी चीजें हैं वो 19 के तहत है, 19 में आ जाती हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहना का भी अधिकार है इसमें। आप चुप रह सकते हैं, लेकिन उस सीमा तक चुप रह सकते हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। अगर दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हुई तो फिर आपकी स्वतंत्रता वहां पर समाप्त हो जाती है। जैसे हम चुप रहे, जैसे हमने कोई कांड कर दिया, कांड करने का मतलब कोई हमने अपराध कर दिया और फिर हमें थाने में ले जाया गया। अब थाने में जाके हम कहें कि हमारा तो आर्टिकल 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत चुप रहने का अधिकार है, हम तो चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। और पुलिस पूछ रही है कि आपने कैसे किया, क्या किया, बताइए। और हम कहते हैं हमारा तो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट फिर हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें उस अपराध की पूर्व जानकारी के लिए हमारा बोलना जरूरी है। और हम कहें कि चुप रहने का अधिकार है, तो फिर हमारा चुप रहने का अधिकार वहां पर समाप्त हो जाता है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन स्टार्ट हो जाता है, वहां से हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, यानी वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत जानने का अधिकार, मीडिया का अधिकार, चुप रहने का अधिकार और आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, ये सब 19 में ही लपेट दिए गए हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब क्लॉज 1 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई है। अब क्लॉज 2 क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम कर सकते हैं किसी के बारे में विचार है, लेकिन विचार उतना ही रख सकते हैं। हमारे बोलने से किसी सामने वाले की तो स्वतंत्रता का हनन हुआ, तो वहां पे हमारी स्वतंत्रता शून्य कर दी जाएगी। अब ऐसा बोलने का अधिकार दिया है तो आप किसी को गाली तो नहीं देने लगेंगे। आप गाली देंगे तो उसका मान हानि होगा, उसका मान हानि का मुकदमा आपके ऊपर फिर दायर होगा। तो आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बरकरार है और हनन ना हो वहां तक। तो इसलिए बोलने का अधिकार है तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे किसी को। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो 19 टू शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, 19 टू यानी कि हम किसी की बात को लेकर सरकार से नाराज हैं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19(2) के तहत मिला हुआ है। जो आपने अभी देखा होगा प्रयागराज में यूपीपीसीएस का पेपर को नॉर्मलाइजेशन करने की सोच रहा था आयोग, तो लड़कों ने वहां शांतिपूर्ण धरना इसी आर्टिकल 2 के तहत दिया। तो फंडामेंटल राइट था, वो हटा नहीं सकते थे, क्योंकि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 2 देता है। लेकिन हाँ, वायलेंस नहीं कर सकते, वायलेंस करोगे तो फिर सरकार के पास
बहुत ज्यादा प्रावधान है कि आपके बैलेंस को किस हिसाब से ठिकाने लगाया जा सकता है। इसलिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन या सम्मेलन करने का अधिकार है। 19(3) संघ बनाने का अधिकार। आप जैसे शांतिपूर्ण धरना दिया, फिर आप एक यूनियन बना सकते हैं, यूनियन बना के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार, जैसे इसी के तहत पार्टियां बन जाती है। संघ, पहले संघ बनता है, संगठन, संगठन से पार्टी बन जाती है। तो ये आर्टिकल 19(3) के तहत बनता है। 19(4) कहता है घूमने का अधिकार। हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, देश में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। निर्बाध रूप से हम कहीं भी जा सकते हैं, ये आर्टिकल 19(4) कहता है। 19(5) क्या कहता है? निवास का अधिकार। जब हम कहीं जाएंगे तो हम कहीं भी रह सकते हैं, ये आर्टिकल 19(5) कहता है। ठीक है, कहीं भी बस जाने का अधिकार, निवास का अधिकार। अब जब रहेंगे वहां तो खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो 19(6) कहता है व्यवसाय करने का अधिकार। यानी हम कोई भी काम धंधा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन जितनी भी हमने आपको स्वतंत्रताएं ये बताई, इनके साथ साथ इनके साथ साथ युक्त युक्त निर्बंधन भी कार्य करते हैं। समझे? युक्त निर्बंधन कार्य करते हैं। युक्त निर्बंधन का मतलब है कि जितनी भी स्वतंत्रता बताई, वो अगर जो सरकार को लगता है कि आपकी इन स्वतंत्रताओं से कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकती है सरकार। जैसे शांतिपूर्ण धरना दे सकते हो, लेकिन आप शांतिपूर्ण धरना वहां दे सकते हो जहां पर चीजें मैनेज हैं, सब स्थिति सामान्य जन है। ऐसा नहीं है आप किसी एरिया में दंगा हो रहा है तो वहां जाके आप कहें कि मैं तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो सरकार आपको नहीं करने देगी। वही बताना चाह रहे हैं हम। यानी सरकार सिर्फ वहां नहीं करने देगी जहां पहले से ऑलरेडी वायलेंस चल रहा है, तो वहां पे आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते आर्टिकल 19 के तहत। तो ये निर्बंधन है, यानी रोक है। युक्त युक्त निर्बंधन का मतलब रोक। संघ बनाने का अधिकार। आप पार्टी बनाएंगे तो ऐसे नहीं बना सकते कि हमारी आतंकवादी गतिविधि पार्टी। समझ रहे हो? यानी ये निर्बंधन है। पार्टी बनाओगे तो कायदे की पार्टी बनाओगे, ये नहीं आतंकवादी गतिविधि पार्टी, ये पार्टी नहीं चलेगी, तो सरकार रोक देगी। घूमने का अधिकार, यानी कि जिस एरिया में सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि यहाँ आप नहीं जा सकते, तो वहां नहीं जा सकते। अभी हमने बोल दिया कहीं भी घूमो, लेकिन कहीं भी नहीं। सरकार कहती है कि जैसे मणिपुर में दंगा हो रहा है, तो मणिपुर में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, वहां सरकार नहीं जाने देगी। आप कहेंगे हमारा आर्टिकल 19 के तहत प्रावधान है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। सरकार कही कहीं भी घूम सकते हो, वो प्रावधान को अपनी जेब में रखो और यहाँ से जाइए। काहे कि ये युक्त युक्त निर्बंधन आप पढ़ के नहीं आए? 19(2) में जो युक्त युक्त निर्बंधन दिए इनके सारे प्रावधानों के, वो नहीं पढ़े थे? यानी कि घूमने का अधिकार तो है, लेकिन घूमने का अधिकार वहां है जहाँ स्थिति सामान्य जन हो। यहाँ स्थिति बिगड़ी हुई है और आप कहते घूमने का अधिकार, आप निकलिए। जैसे कि हमारे कश्मीर में हमेशा तनाव बना रहता है, तो जहाँ चीजें लोकेट कर दी गई कि हाँ हमें पब्लिक को नहीं जाना है, तो आप कहेंगे हमें तो जाना है, हमारा अधिकार है, तो सरकार नहीं जाने देगी इसी के तहत। फिर निवास करने का अधिकार। आप कहीं भी नहीं रह सकते, कहीं दूसरे आतंकवादी गतिविधि हो रही है, उस एरिया में आप कहेंगे कि हमें निवास अपना घर बनाना है, तो वहां नहीं बना सकते घर, सरकार मना कर देगी साफ साफ। व्यवसाय करने का अधिकार। आप कहेंगे हमें व्यवसाय करने का अधिकार, हम जो भी चुने। तो आप ड्रग्स नहीं बेच सकते, आप हथियारों की तस्करी नहीं कर सकते, हथियार नहीं बेच सकते हैं। व्यवसाय करोगे तो व्यवसाय व्यवसाय की तरह होना चाहिए। आप हथियार बेच नहीं सकते हैं, आप ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये युक्त युक्त निर्बंधन सारे के सारे प्रावधानों के साथ है, यानी कि उतना ही बोल सकते हो जितना ठीक है, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, ये निर्बंधन है। वायलेंस एरिया में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, वायलेंस एरिया में संघ बनाने का अधिकार। संघ हमने बताया ऐसी कोई पार्टी नहीं बना सकती जो सरकार को दिक्कत दे। घूमने का अधिकार, ऐसी जगह नहीं घूम सकते जहाँ घूमने की जगह मतलब सरकार के हिसाब से नहीं हो।
किसी भी एरिया में ऐसा निवास नहीं बना सकते। तो ये है। और व्यवसाय ऐसा जैसे हथियार और ड्रग्स की आप व्यवसाय के तौर पर व्यापार, ऐसे व्यापार नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद पूरे 19 से 6 तक के ये प्रावधान है और ये फिर रोक है। सारे प्रावधान और रोक हमने साथ साथ बता दी। ठीक है। अब आर्टिकल 19 है, सही तरीके से समझते चलिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने कोई अपराध किया तो उस दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो हम इन अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो राज्य के विरुद्ध ही तो है। तो आप राज्य ने कहा को कोई ऐसा कोई अपराध लगा दिया जिसके लिए आप पात्र ही नहीं है, यानी आपने किया ही नहीं कृत्य, वो सरकार ने आप पे लगा दिया जबरदस्ती, तो उसी के तहत है, यानी कि लगा दिया सरकार ने, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, कैसे संरक्षण करेंगे, तो ये चीज है। तो 19(20)(1) में क्या कहा है, कालांतर विधि, जैसे जब कोई कृत्य किया गया हो तब अपराध नहीं था तो सजा नहीं होगी, ये कालांतर की विधि है। अगर अपराध था तो सजा मिलेगी। यानी कालांतर की विधि का प्रावधान ये है कि जब हमने कोई कृत्य किया तब वो कृत्य सजा नहीं था, फिर बाद को सरकार ने उस पर कानून बना दिया और कानून बनाने के बाद फिर वो सजा के दायरे में आ गया। तो हमने जब किया और फिर बाद को कानून बन के वो सजा के रूप में आ गया, जब हमने किया था तब सजा नहीं थी, तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने किया तो था लेकिन तब सजा नहीं थी, अब कानून बन गया तो अब आपको सजा देंगे, तब सजा नहीं दे सकते। यानी कि कालांतर, वर्तमान के कानून के हिसाब से वर्तमान में हमने जो किया उसके अकॉर्डिंग आप सजा देंगे। जैसे जैसे हमने किसी के साथ कुछ बोल दिया किसी को, जैसे मान लीजिए हमने कुछ अपशब्द कह दिए, अपशब्द पे सरकार के साथ पास तब कोई प्रावधान नहीं था, यानी हमने किसी को अपशब्द कहा और वो अपराध नहीं था, फिर कुछ दिन बाद लगा कि अपराध है, तो फिर सरकार ने मानहानि एक्ट पास करके अपराध बना दिया। तो वो आदमी जब, वो व्यक्ति जब कहे कि इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की थी 2 साल पहले, यूज किया था, अब सरकार कानून बना दिया है मानहानि का, तो अब इन पे हम केस चलाएंगे, तो केस नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमने कृत्य किया था तब कानून नहीं था, अब कानून है तो अब करेंगे हम कृत्य, तो सजा मिलेगी, लेकिन हमने पहले कृत्य कर दिया है और कानून अब बना है तो हमारी सजा नहीं होगी। तो वही लिखा गया है, जब कोई कृत्य किया गया हो वह अपराध नहीं था तो सजा नहीं मिलेगी, यानी अपराध तब था नहीं तो सजा क्यों मिलेगी, अब अपराध बन गया है तो सजा मिल जाएगी। तो ये कालांतर की विधि यही है कि पहले 2 साल पहले तुमने कोई कांड किया था, उस कांड में कोई अपराध नहीं था, अब वही कांड अब सरकार की नजरों में अपराध हो गया, तो सरकार कहे पहले तुमने कांड किया था बेटा आइए, तो आप कहेंगे नहीं 20 एक देख लीजिए सरकार, आपने ही बनाया है कि कालांतर की विधि, कि हमने कुछ पहले किया है, अपराध नहीं था, अब अपराध हो गया तो आप सजा नहीं दे सकते, हम समझ रहे हैं। तो ये 20(1) के तहत है। 20(2) क्या कहता है कि 2 बार दंड से संरक्षण, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दोहरे दंड से संरक्षण होता है, 2 बार दंड से संरक्षण। यानी कि हमने कोई कांड किया, हमने कुछ कर दिया, जैसे हमने किसी के साथ, मान लीजिए कोई हमने अपराध कर दिया, किसी की मेड़ तोड़ दी, खेत की किसी की मेड़ तोड़ दी, तो वहां हमारी लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो उन्होंने हम पे लगा दिया मारपीट का मुकदमा। अरे मारपीट का मुकदमा लग गया है तो हम पे मारपीट के मुकदमा के तहत ही एक अपराध के लिए एक सजा लगेगी। जैसे मारपीट की धारा लगी है तो मारपीट की धारा के ही तहत हमें अब सजा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मारपीट के साथ हमारे साथ 302 भी लगा दें, हमारे साथ 307 भी लगा दें, नहीं, एक अपराध किया है तो एक अपराध की एक सजा, ये आर्टिकल 20(2) कहता है, यानी एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, दोहरी सजा नहीं मिल सकती, दोहरे दंड से संरक्षण है। समझ में आ गया, एक अपराध के लिए एक सजा, यानी हमने मार पीट पाट की है तो पीट पाट की सजा दीजिए, ये नहीं कि पीट पाट के साथ आप दूसरी धारा 302 भी घिट दें और कहें कि ये मर्डर भी किया या फिर 307 भी लगा दें कि इसने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की है, तो दो वो नहीं होंगे, 2 सजा नहीं देंगे, एक अपराध किया तो एक सजा। अब आर्टिकल 20(3) क्या कहता है, अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण।
ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। यानी कि सरकार ले जाती है, जैसे पुलिस वाले आए, आपने किसी के घर मारपीट कर दी, अब जब मारपीट कर दी तो पुलिस वाले आए, और पुलिस वाले आते हैं तो फिर थाने में ले जाके कबूलवाते हैं कि भाई बताइए आपने ही किया है या नहीं किया है। तो लोग नहीं बोलते हैं तो फिर उनका वही यूज होता है, जो कहते हैं कि उसके उनका एक पटा होता है, उस पर लिखा होता है कि फिर कब मिलोगे समझ रहे? तो या फिर एक मुलाकात जरूरी है, ऐसे करके लिखते हैं उसमें, पता नहीं क्या अलग ही है। तो वो मारतोड़ करते हैं, थर्ड डिग्री का यूज करते हैं, तो खुद के विरुद्ध गवाही से संरक्षण, यानी तो आपको बता रहे हैं कि आपके साथ कोई ऐसा कृत्य हो जाए, मारपीट हो जाए, पुलिस उठा के ले जाए, पुलिस कहे कि आप ये कबूल करो कि आपने ऐसा काम किया है और आपने नहीं किया है, तो पुलिस के सामने कबूल कर लेना कि हाँ हम नहीं किया है, बताओ कहाँ कहाँ साइन करने हैं, बताइए क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 20(3) कहता है अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, यानी कि आपने थाने में या किसी के सामने क्या गवाही दी है वो वैलिड नहीं होगी। हाँ, आपकी गवाही गवाही वो वैलिड होगी जो आपने जज के सामने दी है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके सामने जो गवाही दी है वो वैलिड मानी जाएगी। थाने में जो भी गवाही दी है या आपने जो भी कबूल किया है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। आप सीधी सीधी गवाही को पलट भी सकते हैं, यहाँ कह दें कि हमने किया है, और कोर्ट में कह सकते हैं कि हमने नहीं किया है, साहब इन्होंने दबा के, मतलब डरा के धमका के हमसे ये गवाही ली थी। तो अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण यही है, यानी पुलिस आपको मारपीट करके गवाही दिलवा भी दे तो अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, यानी कोर्ट में जाके आप मुकर भी सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था साहब, इन्होंने मारपीट के हमसे बयान लिया था। ठीक है, तो मार नहीं खाना है, बोल देना है कि हाँ हमने किया था, बताइए साहब कहाँ कहाँ साइन करने हो, कोर्ट में जाके पलट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मारपीट से तो बचोगे। तो ये आर्टिकल 20 कहता है अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। वाहिए 21। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, हमने बताया था जो कहीं भी सेटलमेंट ना हो वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में डाल दो, यही जगह है पूरे संविधान की, सेफ जगह है। कोई भी चीज, कोई प्रावधान जहां भी सेटलमेंट ना हो वो आर्टिकल 21 और 19 में डाल दो, समाहित हो जाएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में। यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत इतनी चीजें आती है कि एक पेज भर जाएगा काफी का। जीवन जीने का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, घूमने का यानी यात्रा करने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, मन पसंद शादी करने का अधिकार है, अच्छा खाना खाने का अधिकार है, अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है। यानी कि जितने भी सारे आर्टिकल हैं, सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, मन पसंद की शादी मौलिक अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार, अच्छा पानी पीना और अच्छा भोजन खाना और अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, ये भी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो इसलिए आप समझिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितनी मतलब एक्सप्लेन की गई है, हर केस में कुछ ना कुछ निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने में अच्छा खाना खाना, अच्छा भोजन खाना, अच्छा पानी पीना, अच्छा भोजन खाना, घूमने जाना, मन पसंद से शादी करना, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, पर्याप्त नींद लेना, सारे प्रावधान इसी में आ गए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रावधान है, ये लिखे भी हुए हैं। ठीक, 21 क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल आता है 21A। 21A को सरकार ने बाद में ऐड किया है और ये बेसिकली प्रावधान था डीपीएसपी में, और डीपीएसपी से उठा के सरकार ने फंडामेंटल राइट बना दिया इसे, यानी मौलिक अधिकार बना दिया। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क यानी बिना पैसे के और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया आर्टिकल 19A के तहत। बहुत पूछा जाने वाला आर्टिकल है, इसे ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रावधान पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में। तो 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और यह प्रावधान 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। यानी कि
तो ये प्रावधान है, ये आर्टिकल 21 से ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20वीं और 21वीं और 21वीं ये आप अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए 22 पे। 22 क्या कहता है? 22 बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन 22 में निवारक निरुद्धता से संरक्षण, यानी निवारक निरुद्धता दो प्रकार की होती है, यानी कि आपने कृत्य कर दिया उसके बाद गिरफ्तार करेंगे, या एक होता है निवारक निरोध, यानी आपने कोई कृत्य किया नहीं है लेकिन उससे पहले ही आपको अरेस्ट करेंगे। तो दो प्रावधान है इसके। पहले अरेस्ट कर लेंगे कि जैसे किसी को लगता है कि आपके वहां जाने से दंगा फैल सकता है, स्थिति मैनेज नहीं होगी, चीजें बिगड़ जाएंगी, जान माल की हानि होगी, ये व्यक्ति पहुंच गया तो उस व्यक्ति को उस जगह तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और डिटेक्ट करके उसे नजरबंद कर दिया जाएगा, ऐसी जगह रखा जाएगा यहाँ पूरी सुविधा होगी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, खाने पीने की, रहने की, सोने की, नहाने धोने की, बस उसे वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, नजरबंद कर लिया जाएगा। ये नजरबंद का प्रावधान है, यानी कि सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति पहुंच गया तो वहां जाके आग ही उगलेगा और चीजें जो ठीक तरीका से चल रही है वो चलने नहीं देगा, मामला बिगड़ जाएगा। और नेता ऐसे ही होते हैं, नेता कहते हैं कि पहली गोली हम खाएंगे, फिर जनता तो फिर कहाँ रुकती है, कहते हैं नेताजी हमारे लिए पहली गोली खाने को तैयार है तो हम काहे नहीं आगे जाए। पर नेताजी पहली गोली खाते नहीं है, नेताजी पहली गोली खाते होते तो जितने भी दंगे होते उसमें नेता मरते, हम आम इंसान नहीं मरता। नेता नेता होता है, नेता की बातों में नहीं आना चाहिए लोगों को। ये कहते हैं कि ये दो प्रावधान है कि पहले आपको एफआईआर करने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और एक प्रावधान है आपको एफआईआर होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे नेता लोग हैं, जैसे एक प्रावधान आपने शायद सुना हो, जैसे लालू जी ने अटल, जो अडवाणी जी थे बीजेपी के, तो इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, तो रथ यात्रा निकाली थी तो बिहार से लेके चले थे कि रथ यात्रा लेके जाएंगे यहाँ तक। तो लालू जी उस समय बिहार के सीएम थे, मुख्यमंत्री जी थे, तो लालू जी को लगा कि अटल जी का, वो अडवाणी जी का अगर जो विजय रथ यात्रा यहाँ पर आई और तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि अटल जी को पहले डिटेक्ट करा लिया, यानी निवारक निरोध करा लिया। कोई अपराध नहीं किया था उन्होंने, बस उन्होंने कहा ये आएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, तो इसलिए उन्होंने डिटेक्ट कराया लालू जी ने और रखा जाके कलकत्ता हाउस। बिहार में भी नहीं रखा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं रखा, बंगाल भेज दिया, कलकत्ता हाउस में रखा। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तब तक वहीं रहे, आराम से होटल में खाना पीना नहाना धोना कुछ भी करो, लेकिन बस तुम रहोगे पुलिस लोगों की निगरानी में। कांस्टेबल लगा दिए जाएंगे, 4 कांस्टेबल नीचे खड़े कर दिए जाएंगे, आपको पूरी सुविधा जो भी चाहिए पुलिस वालों से कहिए वो ला के देंगे, और बस आप कमरे में ही बंद रहेंगे, आप जाएंगे नहीं, आपको भाषण नहीं देने दिया जाएगा, आपका संपर्क काट दिया जाएगा, मोबाइल भी नहीं देते हैं। तो इसलिए इसे निवारक निरोध कहते हैं, जो अपराध करने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। एक अपराध के बाद होता है वो प्रोसेस अभी बताएंगे, एफआईआर के थ्रू होता है। इसलिए नेता लोगों के चक्कर में ना आइएगा, मैंने बता दिया। नेता लोग यही उत्तेजना भरे भाषण देते हैं और लोगों को लगता है कि नेता तो हमारे लिए बहुत कुछ कर जाएगा, कुछ भी नहीं करता। नेता को पलटने में तनिक देर नहीं लगती है। नेता में ना गिरगिट के, जो गिरगिट को रंग बदलने में वो प्रसिद्ध है ना, उससे 100 गुने गुण होते हैं नेता में बदलने वाले। अगर नेता दूसरी पार्टी का है ना और उसे लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इसे छोड़ना है, तो क्या कहता है कि हमें इस पार्टी में घुटन हो रही थी, तो 20 साल से क्या कर रहे थे? अगर घुटन हो रही थी तो मरे काहे नहीं? घुटन वाला आदमी तो मर जाना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोई भी नेता दूसरी पार्टी छोड़ता है तो यही कहता है हमें उस पार्टी में घुटन हो रही थी इसलिए छोड़ा है, तो घुटन हो रही थी 20 साल से घुट ही नहीं पाए भाई। तो ये चीजें नेताओं के चक्कर में पढ़ने से बेहतर है कि अपना बुद्धि और विवेक का यूज करके किसी भी आंदोलन में भाग लेना है तो इस हिसाब से लीजिए, नेता नगरी के चक्कर में नहीं। नेता नगरी के चक्कर में आम लोग मतलब नुकसान हो जाता है, नेता की नेतागिरी चमक जाती है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं।
नेताओं की बहुत बुराई कर दी और रहने दो। तो आइए 22 निवारक निरोध यही पहले डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर एफआईआर के बाद। और जब एफआईआर हो ही गई आप पे, तो एफआईआर हो गई तो पुलिस तो आएगी। जब पुलिस आएगी तो हमारा 22 एक कहता है कि कारण पूछने का अधिकार। जब पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करने, तो आप पुलिस से कारण पूछ सकते हैं कि आप लोग हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, किस हमने क्या कृत्य किया है तो इसके लिए आप लोग हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहला आर्टिकल जो 22 का है, 22 का जो ए है, 22 का ए, कारण पूछने का अधिकार। तो कारण पूछ सकते हैं हमने कौन सा अपराध किया है जिसके तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। ये 22 एक कहता है। 22 दो क्या कहता है, जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कहेंगे 24 घंटे में जज के सामने प्रस्तुत होना, यानी प्रस्तुत करने का अधिकार 22 देता है। ये नहीं कि आप थाने में ले जाके हम पर 3rd डिग्री का टॉर्चर कर रहे हैं और 4 दिन थाने में ही बनाए रखे, हमारा मतलब मार मार के पूरा सीन ही क्रिएट कर दिया है धूम 3 वाला। पढ़ा लिखा इंसान होगा कहेगा 24 घंटे के अंदर हमें जज के सामने पेश करने का अधिकार है, मतलब हमारा राइट है, हमें 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी भी जज के सामने, सिविल जज हो या क्रिमिनल जज हो, उसके सामने पेश करिए आर्टिकल 2 के तहत 24 घंटे में। आप 24 घंटे से ज्यादा थाने में किसी व्यक्ति को बना के नहीं रख सकते हैं। तो समझ जाएगा पुलिस वाला बेटा पढ़ा लिखा है। तो इसलिए आर्टिकल 22 दो के तहत 24 घंटे में जज के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसे पूछना चाहिए लोगों से। जब लोग पकड़ के ले आती है तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस थाने में रख नहीं सकती, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पहला कारण पूछने का अधिकार, कारण भी पूछा कि क्यों, जब आपको लग गया बताया कि ठीक है तो 24 घंटे से ज्यादा आपको थाने में नहीं रख सकता है पुलिस वाला। यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अब आप सामान्य क्रिमिनल हैं तो जैसे आपने कोई कृत्य किया, आप कोई कृत्य करके निकल लिए, उत्तर प्रदेश की सीमा टिपा गए, पहुंच गए बिहार में। अब बिहार की पुलिस से कांटेक्ट करके यूपी की पुलिस ने आपको धर लिया। और जब धर लिया तो वहां से लाएंगे तो वो लाने का यात्रा का समय नहीं जोड़ेंगे। फिर आप कहोगे कि 24 घंटा तो हो गए, जज के सामने क्यों नहीं ले जा रहे हो, तब वो 4 चमाटे और लगा देंगे आप में। काहे वे यात्रा, एक तो कृत कांड करके तुम दूसरे राज्य में आ गए और फिर कह रहे हमसे कानून बतिया रहे हो, तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करिए। तो इसलिए फिर यात्रा का समय नहीं जुड़ेगा अगर दूसरे स्टेट से या दूर से पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो। लेकिन हाँ, आपको घर से उठा रही है तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है। 22(3), 22(3) कहता है मनपसंद वकील करने का अधिकार। जब आप गिरफ्तार हो ही गए हैं, 24 घंटे में जज के सामने पेश होना है, हो ही गए, केस चलने लगा, तो फिर आर्टिकल 22 के तहत उस क्रिमिनल को मनपसंद का वकील करने का अधिकार देता है आर्टिकल 22(3) कि आप अपने मन पसंद का महंगा से महंगा, काबिल से काबिल वकील कर सकते हैं। जैसे कपिल सिब्बल को हायर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मनपसंद का वकील करने का अधिकार आर्टिकल 22(3). तो ये 22 हो गया। इसी 22 को जो हम निवारक निरोध कहते थे ना, इसी में आते हैं, शायद आपने सुना होगा, जो टेररिस्ट पे लगते हैं। टेररिस्ट जो लोग होते हैं, जैसे पोटा का नाम सुना होगा, टाडा, पोटा, टाडा, और एक एनएसए सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1980 का है, ये अभी भी चलता है। लेकिन ये दोनों खत्म कर दिए गए हैं। पोटा भी खत्म कर दिया गया है और टाडा भी खत्म कर दिया गया है। और ये एनएसए वाला अभी प्रावधान है, लागू है और अभी भी चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये तो चल रहा है। और ये पोटा टाडा जिस पे लग जाता है ना, उसकी झंड जिंदगी टेररिस्ट एक्टिविटी वाला है ना, दोनों ही टेररिस्ट काबिल कर, मतलब प्रूफ कर देते थे। अगर टाडा लग गया तो आपको टेररिस्ट बना दिया, पोटा लग गया तो भी टेररिस्ट, और टेररिस्ट के हिसाब से फिर आपको ट्रीट किया जाता था। वकील वकील कुछ नहीं, कारण पूछने का कोई अधिकार नहीं। आपको डिटेक्ट कर लेंगे, 6 महीने तक बनाए रखेंगे और आप बताएंगे भी नहीं कि क्यों बना के रखे हैं, 6 महीने तक।
समझ रहे हैं? 6 महीने तक किसी को बिना बताए और आप हिरासत में लिए रहें, तो समझ रहे हैं मौलिक अधिकार का हनन, और फिर उसका क्या होगा? एक तो उसकी छवि खराब होगी और बहुत सारी चीजें। तो पुलिस टाडा और पोटा जल्दी लगा देती थी, जब पहले जब ये खत्म नहीं हुए थे 1980 के दशक में, जिसको लिया उसी को पोटा या टाडा लगा दिया, तो उसकी लाइफ खराब। यानी कि 6 महीने तक तो जमानत ही नहीं होगी, 6 महीने तक बताएंगे ही नहीं, जब बताएंगे नहीं तो जमानत कहाँ से होगी? तो इसलिए पोटा और टाडा खत्म किए गए। सरकार ने सोच लिया, देख लिया कि जो हमारे पुलिस वाले हैं और जो भी है वो बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर टाडा पोटा को खत्म कर दिया गया। एनएसए बना हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाला, ये अभी भी काम करता है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि जो नेता लोग ना, वो ऐसे ही किसी पे भी इशारे में टाडा पोटा लगवा देते थे, लाइफ उसकी खराब करा देती थी, टेररिस्ट बना देती थी। तो 6 महीने तक बेचारा वो जमानत नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, 6 महीने तक डिटेक्ट करके रखेंगे, तो फिर चीजें बिगड़ जाती थी। तो इसके दो प्रावधान है। एक तो गिरफ्तार एफआईआर के थ्रू करोगे तो ये 3 प्रावधान है। नागरिक के लिए कारण पूछ सकते हैं, 24 घंटा में जज के सामने जा सकते हैं, मनपसंद वकील कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरफ आए निवारक निरोध, यानी आपकी वहाँ प्रेजेंस यानी उपस्थिति से, या आपकी एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि आप आतंकवादी गतिविधि करा सकते हैं, या आतंकवादियों का सहयोग कर रहे हैं, या फिर नेता लोग कुछ भड़कीला भाषण दे के दंगा करा सकते हैं, तो उन्हें डिटेक्ट किया जाता है बिना कृत्य किए हुए पहले ही। तो उन्हीं के लिए ये प्रावधान है कि आपने कृत्य नहीं किया उससे पहले ही आपको डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे नेता ने भाषण नहीं दे पाया, उससे पहले ही नेता को उठा के नजरबंद। आप कोई टेररिस्ट हैं, आपने टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर पाई, उससे पहले ही आपको उठा के और सीधा जेल। कोई कारण नहीं बताएंगे, कोई एफआईआर नहीं, सीधा जेल, 6 महीने तक बने रहो। और ये लगा दिया तो फिर टाडा पोटा लग गया, तो फिर जिंदगी एकदम सेट ही कर देते थे, फिर उसमें कुछ छोड़ते नहीं थे। और पुलिस वालों ने बहुत दुरुपयोग किया है इसका, इसीलिए तो सरकार ने इसे खत्म किया है। तो आर्टिकल 22 भी शायद क्लियर हो गया होगा, कारण पूछने का 24 घंटे में जज के सामने मनपसंद वकील। ध्यान रखना, सारी की सारी चीजें पूरी तरह से क्लियर करते हुए जा रहे हैं। दो प्रावधान है, एक तो एफआईआर होगी तब, और एक एफआईआर के बिना। नेता लोगों को ऐसे ही तो डिटेक्ट किया जाता है, और टेररिस्ट लोगों को भी इसी के तहत। वो नहीं कहते कि कारण पूछेंगे क्यों, कारण नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो अब रह गया 23 और 24, तो उसका भी ये है 23 और 24। 23 और 24 विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है, दो आर्टिकल है जो आपका कोई शोषण न कर सके। और बलाश्रम पर रोक, यानी मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम पर रोक। दुर्व्यवहार लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमारे टाइप राइटर है ना, वो कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं, कुछ का कुछ ही लिखते हैं। यहाँ पर मानव दुर्व्यापार है और उन्होंने लिखा है दुर्व्यवहार और बलात्संग पर रोक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे हैं दुर्व्यापार है, मानव दुर्व्यापार और बलात्संग पर रोक। यानी कि मानव का वस्तुओं की तरह क्रय बिक्री नहीं की जा सकती। अब देखो यहाँ पर तो लिख दिया है क्रय बिक्री नहीं की जा सकती है, लेकिन ऊपर व्यवहार लिखा है, और नीचे जो एक्सप्लेन किया है वो व्यापार की तरह ही किया है। तो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना होगा आपने, जैसे छोटे छोटे बच्चों का व्यापार होता है, जैसे उनकी किडनी के लिए और उनकी मतलब हार्ट के लिए, लिवर के लिए ये चीजें निकाल ली जाती हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों का व्यापार होता है, वो दुर्व्यापार है, मानव का दुर्व्यापार है। किडनी के लिए, लिवर के लिए आप छोटे छोटे बच्चों का व्यापार कर रहे हैं। और जैसे लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका व्यापार होता है, यानी पैसे दे के उनको खरीदा जाता है, फिर उनको वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। जैसे वेश्यावृत्ति का जो धंधा चलता है उसमें ढकेल दिया जाता है, तो उनका व्यापार किया जाता है लड़कियों को वस्तु के रूप में, औरतों को वस्तु के रूप में, लड़कियों को, छोटे बच्चों को, मतलब किडनी और लिवर और उस ऑर्गन्स के लिए, जो शरीर के अंग हैं उसके लिए व्यापार करते हैं। और उन जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका शरीर के उपयोग के लिए, शरीर का उपयोग करके उन पर धंधा कराया जाता है, बिजनेस कराया जाता है, वही वेश्यावृत्ति वाला। तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, यानी बलपूर्वक श्रम,
ताकत के बल से काम कराने पर रोक, ये आर्टिकल 23 कहता है। यानी न तो मानव का दुर्व्यापार होगा बच्चों का उस हिसाब से और औरतों का उस हिसाब से नहीं होगा। और बलात्श्रम आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, ये आर्टिकल 23 कहता है। ध्यान रखिए, बलात्संग पर रोक, जबरदस्ती काम नहीं करा सकता और मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकता। और ये आपने देखा नहीं होगा, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ये बहुत होता है मतलब जो लड़कियां हैं, लड़कियों का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। वो लड़कियों को खरीद के और दूसरी स्टेट में ले जाके उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। तो ये आर्टिकल 23 है और ये हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। इसीलिए तो कहा गया कि किसी कोई आपका शोषण ना कर सके, तो ये दुर्व्यापार ही है। तो इसका पता लग जाए ना, तो फिर पुलिस बहुत सख्त तरीका से हरकत में आती है और एक्शन लेती है। तो इसलिए मानव दुर्व्यापार और बलात्संग पर रोक, यानी बलपूर्वक कोई आपका काम नहीं कराएगा और लड़कियों का या फिर बच्चों का दुर्व्यापार नहीं होगा, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। अब आर्टिकल है 24, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अब ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लोग कारखानों में खदानों में लगा देते हैं काम करने के लिए। तो उससे उस पर रोक है। उस पर ये कहा गया है कि जो 14 वर्ष का बच्चा है ना, 14 साल का, 14 साल से कम, 14 साल का कम का बच्चा है, उसपे आप कारखानों में और खदानों में काम नहीं करा सकते। ये हमारा आर्टिकल 24 कहता है, ये मौलिक अधिकार है। कारखानों आदि खदानों में बालकों से आप रोजगार नहीं ले सकते। वो 14 साल से कम है तो, अगर 14 साल से बड़ा है तो ले सकते हैं। वो नीचे देखो लिखा भी है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खदानों एवं कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। इवन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया है कि आप अपने घर में भी काम नहीं करा सकते। यानी कि 14 साल से 14 साल कम बच्चों पर में भी काम नहीं करा सकते, घर में भी काम नहीं करा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। 14 साल से कम का बच्चा है तो आप घर में भी उसे काम पे नहीं रख सकते। ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत उल्लंघन होगा और किसी ने शिकायत कर दी तो आप नप जाओगे। और कारखानों और फैक्ट्री में तो मना ही है, यानी कारखानों फैक्ट्री में खदानों में 14 साल से कम का बच्चा है तो वो तो लिया ही नहीं जाएगा। लेकिन आप बच्चों 14 साल से कम का नौकर भी नहीं रख सकते, जो आप लोग नौकर रख लेते हैं साफ सफाई के लिए, रोटी फोटी बनाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को, या फिर साफ सफाई के लिए ज्यादा रखते हैं, तो वो नहीं रख सकते आप। आर्टिकल 24 रोकता है। तो ये हमारे आर्टिकल 24 तक शोषण के विरुद्ध तक समाप्त हो गए। आपने 12 से लेकर 24 तक पढ़े। अब ये जो पोर्शन है ये बहुत बड़ा है, हम चाहें तो आपको क्विक रिवीजन करा सकते हैं, लेकिन क्विक रिवीजन के साथ हम आपको सब क्लॉज नहीं बताएंगे क्योंकि सब क्लॉज एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा में क्या है, यानी लोकसभा, राज्यसभा केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद, और लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। ये लोकल राज्य की परिभाषा में आते हैं। ये लोकल बॉडी है और प्रांत पे है वो विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा में वो लोग आते हैं। आर्टिकल 13 है जो मतलब मौलिक अधिकार से असंगत जो विधियां होंगी उन्हें हम खत्म कर सकते हैं। यानी जिस मात्रा तक असंगत होंगी उस मात्रा तक हम शून्य कर सकते हैं उस विधि को। आर्टिकल 13 कहता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी या असंगत होंगी तो उस मात्रा तक शून्य कर दी जाएंगी, ये 13 कहता है। 13 में 3 क्लॉज हैं, वो 3 क्लॉज आप देख लीजिएगा। यानी कि पहले संविधान से पूर्व की विधियां, संविधान के फिर बाद की विधियां, और फिर विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वो 3 क्लॉज है। ठीक। फिर 14 विधि की समझ समानता, यानी विधि की समझ सब लोग समान हो, कानून की नजरों में सब लोग समान है, कोई न ऊंचा न कोई नीचा, ये है। 15
15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इसके आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता। इसके 6 क्लॉज हैं, आप उस हिसाब से देख लीजिए। यानी सार्वजनिक स्थानों पे कोई आपसे नहीं कर सकता है भेदभाव, और बच्चों, स्त्रियों के लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर आरक्षण वाला है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य कर सकता है। 4 में, 5 में उच्च शिक्षा में, और 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसे 16 में लोक नियोजन और अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। इसके भी 6 क्लॉज हैं, तो वो 6 क्लॉज देख लीजिएगा। यानी 1 से लेके 6, जैसे 15 के हैं तैसे 16 के हैं। हम मेन हेडिंग बताते जा रहे हैं कि यानी लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता 16, और 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता, छुआछूत आप नहीं कर सकते 17 के तहत। 18 के तहत उपाधियों का अंत, जितनी भी उपाधि हैं वो भारत सरकार ने खत्म कर दी। कोई उपाधि नहीं, कोई राय बहादुर, कोई भट्टाचार्य, परम भट्टाचार्य, विक्रमादित्य, कोई कुछ नहीं। सिर्फ सेना की और शिक्षा की उपाधि छोड़ के, यानी शिक्षा में आप पीएचडी करेंगे तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, और सेना में जाएंगे तो लेफ्टिनेंट, कमांडो, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये लगा सकते हैं। तो सेना और शिक्षा की छोड़ के सारी उपाधियां खत्म। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इतनी स्वतंत्रता है कि बहुत ज्यादा। जानने का अधिकार है, मीडिया का स्वतंत्रता है, मीडिया की बोलने की स्वतंत्रता है, जानने की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है। तो ये बहुत सारी स्वतंत्रता हमने आपको एक्सप्लेन की थी। इसमें फिर जो 6 क्लॉज हैं, वो 6 क्लॉज ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जैसे आप किसी बोल रहे हैं तो आपको मतलब बोलने नहीं दिया जा रहा है किसी संस्था की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? तो पहले बोलेंगे, लेकिन बोलने नहीं दिया जाए तो आप संगठन मतलब शांतिपूर्ण धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से भी बात नहीं बनेगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप एक संगठन बनाएंगे। जब संगठन बनाएंगे, संगठन बना लिया, तो संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए इधर उधर जाएंगे कि हमारे संगठन से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो आवागमन की स्वतंत्रता। फिर वहां जाएंगे तो फिर जब इधर उधर विचरण करेंगे तो कहीं रुकने की तो स्थिति देखेंगे ना, तो फिर रुकने का स्थान यानी निवास करने का स्थान, जहाँ स्टे करेंगे। और जब रुकेंगे तो फिर खाएंगे क्या? कुछ तो खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए गए हैं तो फिर रुकना भी पड़ेगा। अब जो रुकना पड़ेगा तो निवास का अधिकार, और निवास का अधिकार तो वहां पर रुकेंगे तो फिर खाना भी खाएंगे। तो खाना खाने के लिए आप मतलब व्यवसाय करने का अधिकार, और व्यवसाय करने के अधिकार ये 6 तक हो गई। यानी कि पहला वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण धरना, फिर संगठन बनाने की, फिर निर्बाध रूप से आवागमन की, फिर निवास की, और फिर व्यवसाय की। और उसका फिर युक्त युक्त निर्बंधन भी है जो आर्टिकल 19(2) में है, वो हमने आपको बोल के बता दिए थे कि सरकार कैसे कैसे इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ठीक। 19 हो गया। 20 क्या कहता है कि दो सिद्धि से संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कालांतर की विधि, यानी कि जब हमने अपराध किया उसी अकॉर्डिंग हमें सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। वही वाला है 19, मतलब 20, यानी कालांतर जब हमने अपराध किया तो उसी हिसाब से सजा दो। दो अपराध मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा दो, और दोहरे दंड से सुरक्षा इसीलिए बोलते हैं। तो 20 में एक क्लॉज और है। तो 20 का एक क्लॉज ये है कि विरुद्ध गवाही से सुरक्षा, यानी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। यानी कालांतर की विधि, दोहरे दंड से सुरक्षा, और अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब 21 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं भरी पड़ी हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में गर्मपूर्ण जीवन का अधिकार में बहुत सारी हैं, मतलब स्वच्छ पर्यावरण, खाना, मन पसंद शादी, विदेश यात्रा, सोने का, और बहुत सारी चीजें। प्राइवेसी का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। आप अपना किसी को मोबाइल चेक नहीं कर सकते, निजता का अधिकार बोलते हैं, ये भी आर्टिकल 21 में ही है। यानी कि आपका मोबाइल कोई चेक करने को कहे तो आप कह देना आर्टिकल 21 के तहत निजता यानी गोपनीयता का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, हम नहीं चेक कराएंगे। ठीक। 21 में ही है, यानी गोपनीयता का अधिकार और निजता का अधिकार।
मोबाइल चेक नहीं करा सकते। फिर 21A है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया 21A। अब 22 में ये है दोष संबंधी के संबंध में संरक्षण। अपराध ये है निवारक निरोध। निवारक निरोध वो दोष संबंधी के संरक्षण है, वो 20 है। निवारक निरोध है। निवारक निरोध में क्या कहा गया है कि कारण पूछने का अधिकार, अभी बताया था हमने कि कारण पूछने का अधिकार, जब कोई गिरफ्तार करने आए तो आप कारण पूछ सकते हैं। फिर 24 घंटे में जज के सामने उपस्थित होने का अधिकार, यानी कि हमें थाने में ही रख के हमारा मतलब मार पिटाई चालू नहीं रख सकते। आप 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश कर सकते हैं, पेश करें। और मनपसंद वकील करने का अधिकार, ये 22 है निवारक निरोध। और फिर दूसरा क्लॉज है, वो आपको हमने बता दिया, जैसे राजनेता है, आतंकवादी है, उन्हें बिना बताए, बिना FIR के भी अरेस्ट कर लिया जाता है, वो निवारक निरुद्ध बोलते हैं उसे, वो उस हिसाब से कर लिया जाता है। तो आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार पर रोक, यानी मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, वस्तु के रूप में मानव का व्यापार नहीं कर सकते, और मतलब किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जबरदस्ती काम कराने का मतलब होता है बेगार कराना, यानी बिना पैसे के किसी से काम कराना, उसे बलात् श्रम कहते हैं। बलपूर्वक कराया गया काम, उसे वेतन नहीं दिया गया। ठीक। और 24 क्या कहता है कि कारखानों में 14 से कम आयु के बच्चों को कारखाने में और फैक्ट्री में आप नहीं रख सकते। 14 से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों में, फैक्ट्री में, खदानों में आप उन्हें काम पे नहीं रख सकते। इसके लिए आर्टिकल 24 कहता है। तो 23 मानव दुर्व्यापार बलाश्रम पर रोक, 24 14 से कम उम्र के बच्चों के लिए फैक्ट्री और खदानों में काम नहीं करा सकते। इवन अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, तो अपने घर में भी नहीं करा सकते। ये आपको हमने क्विक रिवीजन करा दिया 12 से लेके 24 तक। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 2 आएगा, तो हम आपको नेक्स्ट डे या 1-2 दिन लग जाएगा, तो उसमें आपका